वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स वाला लेक्चर। तो काफी टाइम हो गया था आई नो, और थोड़ा सा टाइम वगैरह लगेगा। उसका रीजन मैं काफी लोगों को बता भी चुका हूँ कि थोड़ा सा पीवाईक्यू वाली वीडियोस के बारे में पूछ रहे हैं काफी लोग। तो मैं प्रोबेबली बता दूं, एग्जाम से पहले तो कर ही दूंगा आप लोगों के, मतलब एग्जाम से पहले ही हो पाएंगे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दिसंबर ही मैं बताऊं यार, कहीं ना कहीं जाएगा। बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा रिकॉर्ड करने का, जरा सा भी। मतलब बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मैं खुद भी नहीं सोच सकता था, मैं पहले नहीं सोच सकता था कि मैं एंटिसिपेट ये कर रहा था इनिशियली कि मैं हाँ कर दूंगा अपलोड पहले ही, नवंबर या अक्टूबर में। बट नहीं हो पाया, टाइम के साथ साथ चीजें थोड़ी ऐसी ही चली, तो नहीं हो पा रहा फिलहाल। अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं इन नवंबर, बट एग्जाम से पहले आई एम श्योर मुझे अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करनी पड़े पर मैं अपलोड कर दूंगा। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो अपलोड तो हो जाएंगी पीवाईक्यू वीडियोस आपके एग्जाम से पहले। शायद 10 को नहीं, 10 को हमारा है, आप लोगों का 11-12 को जब भी एग्जाम है उससे पहले जो भी वो एग्जाम है उससे उससे मान लीजिए आप 4-5 तारीख तक उस पर्टिकुलर एग्जाम का मैं कंटेंट निपटा दूंगा सारा। तो आप उसी तरह से जो है वो अपनी प्लानिंग शेड्यूल वगैरह कर लीजिए। थ्योरी वगैरह पर अभी अच्छे से फोकस करिए। एट दैट टाइम पीवाईक्यू में करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपके एग्जाम से पहले वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जिम्मेदारी की बात हो, तो इसमें क्या है, छोटा सा यूनिट है, ज्यादा टाइम मत दिएगा। बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ याद करने का उसको याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो बताया है मैंने ड्यूरिंग द वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी इसको निपटा के साइड कर दीजिएगा। ग्रेविमेट्री वाला भी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मैं करके निपटा दूंगा। फिर थोड़ा सा आप जो है वो टाइम लीजिएगा, थ्योरी पढ़िएगा वगैरह। फिर पीवाईक्यू वाली वीडियोस के साथ आएंगे, फुल फ्लेज मोड में एकदम पीवाईक्यू लगाएंगे बढ़िया से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, पेपर को एकदम प्रेडिक्ट करेंगे जो हर बार करते हुए भी आए। तो इसको आप देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जूनियर्स को गाइड करते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। तो इंट्रो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मेन चीज पर आते हैं, बोरेट्स। मोस्ट ऑफ यू नो कि ये क्या रीजन है जो इस बार में स्लाइड पे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टेलीग्राम पर आई शेयर्ड विद यू कि क्या हुआ था अचानक से जो है वो, मतलब आई रिकॉर्डेड कंप्लीट बोरेट्स एंड देन आई सॉ कि यार चलो क्या पता ऐसी, मतलब रिकॉर्डिंग रोक ली। एंड देन जैसी वॉइस देखा तो भाई वॉइस का हाल, वो आपको मैंने टेलीग्राम पर शेयर ही करा था क्या था। एंड देन इवन आई वॉज चेकिंग डिफरेंट डिफरेंट तरह से, पता नहीं क्या हुआ अचानक वॉइस किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी, जूम मीटिंग मैंने करके चेक करा, हर जगह वॉइस बहुत ज्यादा खराब आ रही। देन पता नहीं, कोई दिमाग में चला। देन आई थॉट कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे पीसी में प्रॉब्लम है। तो मैंने सारी फाइल्स वगैरह बंद करके रीस्टार्ट करके ओपन किया एंड नाउ होपफुली वॉइस मुझे सही आती हुई थी। तो थोड़ी सी सांस में साथ है, अदरवाइज आई वाज लाइक कि भाई यार, एक तो वैसे ही सब कुछ डिले, अगर ये लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या लैपटॉप मुझे कहीं सही कराने के लिए वो करने वाला, उसमें अलग टाइम जाएगा, रिकॉर्डिंग में टाइम जाएगा। तो आई वाज लाइक कि ओ भाई खर्चा वर्चा ना हो जाए। तो फिर बट ठीक है, होपफुली आप लोगों की दुआओं से ही मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ऐसे ही दुआएं करते रहिए कि कोई परेशानी वरेशानी आए तो ऐसे ही चली जाया करे। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। द रीजन इज सिंपल कि वो मैंने यार पहले मतलब रिकॉर्डिंग करी, सब कुछ लिख लिया स्लाइड्स पे, एंड देन इवेंचुअली आई वेंट बैक एंड चेक्ड कि क्या हुआ। वो आप सभी को पता है क्या, वो मैंने बता भी दिया। तो ये थोड़ी सी लिखी हुई मिलेगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा पॉज ज्यादा करना पड़े, बट वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी जाएगी, यही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, तो प्लीज कर लीजिएगा। बाकी जितनी देर में बोल रहा था हो सकता है काफी लोगों ने लिख भी लिया हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करने ही जा रहे थे हम बोरेट्स। बोरेट्स में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्या, यार काफी कुछ तो मतलब फर्स्ट स्लाइड में, मतलब पहले फर्स्ट उसमें होता है ना, फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में होती हैं, वो भी बता दें आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या था दिमाग में, बट आई ट्राई माय बेस्ट अगेन ऑब्वियसली। तो बोरेट्स यहाँ पर स्टार्ट करा। क्या होता है बेसिकली, बोरिक एसिड, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना हुआ है। बोरेट होते क्या है, दे आर मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड एंड दिस इज योर बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को कोई देख के काफी लोग बोल रहे हैं ये क्या है, ये तो हाइड्रोक्साइड है, इसको आप एसिड कैसे बोल रहे हो, ये तो बोरोन ट्राइहाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। तो बेसिकली हाँ ऐसा आएगा, इसका डाउट आगे हम स्ट्रक्चर से क्लियर कर दिया था। तो वहां पर देखेंगे कुछ कुछ जगह पर ऑक्सीजन एंड बोरोन के कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, बोरेट्स, ठीक है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बेसिक सी, तो उसको देखेंगे हम। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर, एज वेल एज कहीं कहीं पर बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा हुआ है। कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता। कहीं मतलब सही इन द सेंस, कभी कभी काम, मतलब डेफिनेशन से हम बहुत ज्यादा देख सकते हैं कि हाँ चलो काम की चीज है, कभी कभी ज्यादा नहीं होती। बट इवेंचुअली यहाँ पर पूरा बोरेट से बहुत ज्यादा कोई काम का नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बार आते हैं ऑर्थोबोरेट है। क्या करा मैंने, सिंपल बोरिक एसिड से तीनों हाइड्रोजन उड़ा दिए, तीनों उड़ा दिए, तीनों H+ लूज कर दिए। ये आपके सामने यहाँ पर BO3 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कोई भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं है, ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और यहाँ पर आप बाकी चीजें आपके सामने ही है, ठीक है। एंड देन सेकंड पर आते हैं हमारे पास पायरोबोरेट्स। पायरोबोरेट में हम एक चीज देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो यूनिट्स आपके सामने, एक यूनिट ये रही, एक यूनिट अल्टीमेटली ये रही, ठीक है। तो पायरोबोरेट से हमारे पास इनका फॉर्मूला B2O5 4 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन शेयर्ड है, बाकी क्या ही बात करेंगे। मेटाबोरेट की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ योर साइक्लिक, मेटाबोरेट भी कहते हैं, पॉलीमरिक इन नेचर होते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज B3O6
नेगेटिव। जो भी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है हमें पता होना चाहिए वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्सेप्ट कर लिया मतलब 1 नेगेटिव आ गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑब्वियसली अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी भी एक के साथ वो शेयरिंग कर लेगा, तो इवेंचुअली हमारा बॉन्ड बन जाएगा। देन पेरोक्सो की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरोक्सो भी आपके सामने है, जिसमें अल्टीमेटली पेरोक्साइड लिंकेज हैज टू बी देयर। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर बोरोन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह डोनेशन होगी। देन मिक्स बोरेट की हमने बात करी, यहाँ पे हैविंग बोरॉन जिनकी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हम कभी कभी बोलते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल था। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे बोरॉन्स हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने, जैसे ये कोने वाला है, ये 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। बट इसी की मैं बात करूं यहाँ पर इस बीच वाले की, यहाँ पर इसमें से एक कोई सा भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्डेड बना दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया बोरॉन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक इसमें आपका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट बॉन्डेड जरूर होगा कोई सा बॉन्ड, तो बाकी अब आपकी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए टोटल, तो sp3, ठीक है। देन हमने बात करी कि बोरॉन सेस्की ऑक्साइड हमारी जेडिली नाम की बुक या जेडिली साहब जो थे उनकी बुक जो थी उसमें हमें ये दिया हुआ है कि बोरॉन सेस्की ऑक्साइड के बारे में बात करी गई थी। उन्होंने बताया कि आपका ऑर्थोबोरिक एसिड ये रहा, इसको आप हीट करेंगे आपको मेटाबोरिक एसिड मिल जाएगा, इवेंचुअली आपको बोरॉन सेस्की ऑक्साइड मिल जाएगी ऑन फर्दर हीटिंग, जिसको इन्होंने बोला है दिस इज नथिंग बट जस्ट योर एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को कहीं ना कहीं हीट करेंगे तो आपको एनहाइड्राइड मिलती है, या किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने हीटिंग कराई है ना मेरे साथ ऑर्गेनिक में, तो वहां आपको एनहाइड्राइड काफी जगह मिलेगी, तो हीटिंग करने पर हमें एनहाइड्राइड मिल सकती है, तो एनहाइड्राइड ऑफ इसको बोरिक एसिड भी बोला गया है, ठीक है जी। अब डेफिनेशन ऐसे बता दिए जेडीली कि आप लीजिए बोरोन सेस्की ऑक्साइड, उसकी किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, इवेंचुअली यू विल गेट अ बोरेट। तो ये यहाँ पर जेडली साहब की बुक में ये लिखा हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस। देन हमने बात करी बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की, दैट इज आपके सामने क्या होता है बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है 1s2 2s2 2p1 होती है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है 2s2 2p1 है, हाँ जी सर बिल्कुल है। आप साथ साथ मेरे हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट हाँ आई नो कि आप लोगों को काफी कुछ समझ आएगा, काफी आसान है, और होपफुली आपका या मैं बोलूँ लकीली सिर्फ बोरेट्स वाले पार्ट पर मैंने स्टॉप कर दिया तो वही रिकॉर्ड हुआ, तो ऑब्वियसली आगे का जो भी होगा वो कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे, कुछ मैं हाथों से ही लिखूंगा, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे सभी लोग जानते हैं ये बोरॉन इस वक्त एक बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है, तो हमें कितने बनवाने सर, हमें तो बनवाने 3 बॉन्ड, तो मतलब इसको अनपेयर्ड को आप पेयर कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से हमने इसको पेयर कर दिया, 3 ऑर्बिटल्स भर गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, वेकेंट ऑर्बिटल आपके सामने आ गए। क्या सभी लोग समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, वेकेंट ऑर्बिटल का क्या काम अभी आगे हम जस्ट देखेंगे, तो बेहतरीन काम यहाँ पर देख लीजिए। बोरिक एसिड है, सभी को पता है सर, नाम से ही एसिड है। कोई मुझे बता सकता है एसिड कब कहलाता है सर? एसिड तब कहलाता है जब वो एसिड होता है। नहीं बेटा, थोड़ा तो जरा साइंटिफिक बात करो, केमिस्ट्री वाली बात करो, ये क्या बात कर रहे हो? तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर एसिड अपना एक एसिड तब कहलाता है जब वो पानी में डालने के बाद H+ लूज कर दे। हाँ जी सर, तो लॉजिकली होना चाहिए था बोरिक एसिड को मैं पानी में डालूं और ये कुछ इस तरीके से अपना एक H+ लूज कर दे और हाइड्रोनियम आयन बन जाए। मानते हैं सभी लोग? हाँ, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, तभी मैंने कांटे लगा रखी, ठीक है, क्यों नहीं होता? तो ये एक ऐसा एसिड है जो खुद H+ नहीं देता। अच्छा जी, तो क्या मतलब? तो एसिड कैसे हुआ? ये एसिड इन दैट वे हुआ कि ये जो बोरिक एसिड है मैंने इसको पानी में डाला। क्या आप सभी को पता है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, ये पानी से बोलता है, पानी और एक डील करते हैं। पानी बोलते हैं हाँ बताओ क्या डील करते हैं? वो कह रहा है तुम H2 हो। पानी के कहा ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास लोन पेयर है। पानी के कहा ये भी मुझे पता है, कुछ नया बताओ। कहेगा तुम ऐसा करो, मेरे वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ले आओ। पानी ने कहा ये नई बात बोली तुमने। तो पानी कहेगा कि मैं H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर देता हूँ अपने आप को, अपना लोन पेयर लेके आता हूँ तुम्हारे पास, उसको वहां पे डोनेट करके रखवा दूंगा, और अल्टीमेटली हम दोनों देखेंगे ये जो पानी का H+ है ये यहाँ पर है। तो बोरिक एसिड में बोरिक एसिड H+ लूज नहीं करता था, वो पानी से H+ लूज करवाता। ये इसकी खास बात होती है। आई होप आपको सिंपल सी चीज जो समझ में आ गई होगी बोरिक एसिड का। फिर यहाँ पर इवेंचुअली वी डिस्कस की ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल पर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, जो मैं आपको आगे इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ बोरिक एसिड, दिस इज द अदर यूनिट, बोथ आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो प्रॉपरली वी विल डिस्कस आगे, ठीक है। देन यहाँ पर आपके सामने प्लेनर या प्लेन ट्राइंगल आपका बोरिक एसिड, देन टेट्राहेड्रल मेटाबोरेट आयन, जहां पर आपने पानी के साथ जो मैंने रिएक्शन कराने वाला बताया था पार्ट। देन पायरोबोरेट में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज योर बोरेक्स के बारे में। Na2B4O5 है यहाँ पर, OH यहाँ पर, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। आई थिंक OH2 आएगा यहाँ, शायद 2 आएगा,
मिड क्या होगा, हाँ हो सकता है, वैसे तो 2 आना चाहिए यहाँ पर, बाकी आगे देखते हैं एक बार। ये नहीं 4 आएगा, 4 then dot 8H2, this is the pyroborate, this is basically nothing but just your borax। काम की चीज है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने आगे देखा था। सो दिस इज बेसिकली योर स्ट्रक्चर ऑफ द बोरेक्स। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, क्या अच्छी चीज है ऐसी दिखाइए। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर ये बोरॉन है, इस बोरॉन के आपको दिख रहे हैं 3 ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, तो ये वाला OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पर आओ। इसके ऑलरेडी 2 बने हुए थे, तीसरा क्या कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, कोवेलेंट होगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस इंसान की हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस इंसान की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये हमारा बोरेक्स तक हुआ था, एंड देन अल्टीमेटली हमने ऑर्थोबोरिक एसिड जो ये रहा, इसका स्ट्रक्चर की बात करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर बोरिक एसिड, ये इतने सारे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है। एंड वन थिंग इज कि ये जैसे ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, इस पर्टिकुलर यूनिट को हम इस तरीके से कहते हैं, किस तरीके से, ये बोरॉन आया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जो रेड वाले बॉन्ड में बना रहा हूँ, ये सिंपल हमारे बॉन्ड है। अब ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया, दिस इज नॉट बॉन्ड्स, कोई ये मत बोल दिएगा कि यार ये तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने सारे बॉन्ड बन गए, नहीं, ये हम दिखाते हैं कि एक एज अ यूनिट है। जब हम सिलिकेट्स भी पढ़ेंगे तब भी हम वहां पर इसी चीज को देखने जाएंगे। तो यहाँ पर ये ये बेसिकली एक आपकी कंप्लीट यूनिट की तरह बिहेव करता है, दिस इज कंप्लीट यूनिट। एंड देन इवेंचुअली मैं आगे देखूंगा वहां पर एक और ये आपकी यूनिट आ गई, एक ये यूनिट है, एंड देन ये यूनिट आ गई, एंड देन सो ऑन, आपको कितनी सारी यूनिट दिख रही है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड सवाल जो होंगे बोरेट्स वगैरह सब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट के आई थिंक या 20-25 मिनट की वो रिकॉर्डिंग हुई थी, अब आई थिंक मैंने 10 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ऑब्वियसली इट मेक सेंस, और हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में, बट यार ट्राई करिएगा, एक बार चाहे तो और देख लीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, वही 10 मिनट पर। बट हाँ, आई होप आपको आ गया। बाकी बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की इसमें तो एटलीस्ट जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 2 यूनिट में आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, सवाल बढ़िया बढ़िया आते हैं उन्हीं दोनों से, इससे चांसेस है कम ही आए। तो अब हम देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है, पहले मैं वॉइस चेक करूँ जाके। के लिए वॉइस सब कुछ सही रही तो आगे कंटिन्यू करते हैं अब सिलिकेट्स के साथ। सिलिकेट्स की अगर बात करें, यहाँ बहुत जल्दी इसको एंड करने की करेंगे कोशिश, 10 मिनट से ज्यादा इसमें भी टाइम नहीं लगाएंगे, काफी कुछ हैंड रिटन फॉर्म में, इन द सेंस टाइप्ड फॉर्म में, एंड देन कुछ चीजें समझ के करेंगे। तो सिलिकेट सबसे पहले होते क्या, आप सभी को पता होगा, जहाँ इस चीज में सिलिकन और ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है। सिलिकन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम सिलिकेट्स बोलते हैं। इनके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि इनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। एक और चीज मैं बता दूं, सिलिकेट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता ही है। ये जो सिलिकन है हमारे पास, दिस बिलोंग्स टू विच पीरियड, 3rd पीरियड। तो इसके पास क्या होगा, 3D ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर हमें बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे पास काफी ज्यादा इनमें स्ट्रेंथ नजर आती है, जो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, तो बैक बॉन्डिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, हार्डनेस वगैरह इनकी काफी ज्यादा होती है, बिकॉज ये काफी ज्यादा लॉन्ग चेंज भी बना लेते हैं एट टाइम्स। एंड देन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एंड सिलिकन की ये कहीं कहीं पर 1.9 और 1.6 भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है, हल्का फुल्का तो फर्क होता ही रहता है। तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये मैंने आपको बता दिया। दिस एक्चुअली सजेस्ट कि जब हमारे पास बेसिकली 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस समवेयर अराउंड 1.8 का आता है, तो हम उसको 50% आयनिक बॉन्ड और 50% कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, कि यहाँ पे 50-50% है। मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारे पास ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे डेल नेगेटिव डिसेंट होगा, डेल पॉजिटिव डिसेंट होगा, दैट इज समवेयर अराउंड 50% हमारे पास होगा। जो हमारा 1 कूलम चार्ज होता है उससे 50% को हम मान सकते हैं, ठीक है। ये सिलिकेट्स के बारे में। देन यहाँ पे काफी सारा कुछ लिखा हुआ है जो इतने हमारे काम का नहीं, आप लोग चाहे तो रीड कर लेगा, बाकी जेडी तो हो गया आपके पास, मैंने PDF तो अपलोड कर रखी है उस पर, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना। बाकी मैं बता रहा हूँ ज्यादा काम का है नहीं, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो एग्जाम से पहले ऐसे मुंह उठा के देखने आए होंगे, तो वो लोग तो इसको देखेंगे भी नहीं, कुछ पढ़ेंगे भी नहीं। तो उनको मैं बता दूं जो काम का है वो हम आगे स्टार्ट कर ही रहे हैं, बस ये थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन बनाना था, एक बैकग्राउंड क्रिएट करना था क्या क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं SiO4 हम यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग यूनिट्स बनाएंगे। शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन हमें काफी जगह देखने को मिलेगी, कब, जब पॉलीमराइजेशन होगा। कभी कभी होगा जो हमारे पास वो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, जो एक ही केस में होता है, तो उस केस में पॉलीमराइजेशन ज्यादा नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पर बातें हैं। देन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जैसे कि ओकेजनली लिथियम जो है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ऑक्यूपाई कर लेता है काफी कुछ जगह यहाँ पर। तो ये है हमारी कुछ नॉर्मल सी बात है जिनको हमें डिस्कशन नहीं करना है। जो हमें डिस्कस करना है वो करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है। इसमें क्या हमें देखना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन कहीं कहीं पर शेयर्ड होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो यही सारी हमें यहाँ पर बात करनी है। एंड द फर्स्ट वन इज अवर ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट की अगर सबसे पहले बात करें, जिनका नाम नेजोसिलिकेट्स भी होता है यहाँ पर,
तो यहाँ पर सबसे पहले इसको SiO4 और ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर इनकी सबसे बेसिक अगर बताएं प्रॉपर्टी, एक प्रिपरेशन इनकी बताना चाहूँ, सो दिस इज आवर सिली ऑर्थो सिलिसिक एसिड SiO4 दिस। इसमें जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन जब मैं बेस से करा देता हूँ, तो बेस सारे के सारे इसके हाइड्रोजन एटम्स ले जाएगा, तो दिस विल बिकम SiO4 नेगेटिव। इसका चाहे तो आप स्ट्रक्चर भी सिंपली बना सकते हैं, SiOH आपके 4 आ जाएंगे, तो दिस विल बिकम योर ऑर्थोसिलिसिक एसिड। तो अब यहाँ पे इसका हमने बेस से रिएक्शन करा, सो वी विल गेट आवर ऑर्थोसिलिकेट जो आपके सामने। इसमें सिनेरियो क्या रहता है वो आप सभी को पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि एक सिलिकॉन होगा, जैसे यहाँ पे जेडीली का स्ट्रक्चर में लाए हूँ, ये सिलिकॉन आ गया, ऑक्सीजन 4 नेगेटिव, एंड यहाँ पे इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम टोपोलॉजिकल व्यू बोलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिस डॉट इज सजेस्टिंग द सिलिकॉन एटम, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अब ये जो गोल है, दिस सर्कल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एन ऑक्सीजन विच इज, आप बोल सकते हैं बिलो द प्लेन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल वगैरह शो करना था 4 के लिए। तो हमारे पास जो है वो हम 2D पे तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, 3D मॉडल 2D पे शो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट दिस 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D। तो यहाँ पे हम 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये जो ऑक्सीजन है इसको आपको आपको थोड़ा बहुत शायद उससे भी याद आ रहा हो, जिसमें हम कार्बन की बनी बनाते थे, कन्फर्मर्स याद करिए सेमेस्टर, उसमें पढ़ा होगा आपने 1-2 में था शायद, किसी में से शायद 1 में ही था, जहाँ पे हम कन्फर्मेशनल लिखते थे, इथेन के हमने बनाए थे, उसमें हम कुछ इसी तरीके से कोशिश करते थे, कार्बन पीछे वाला कार्बन ऐसे लिखता था, तो समवट लाइक दैट ओनली, तो उसी की तरह से। तो ये आपका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पर इनके बारे में कुछ बातें, अच्छा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बता दूं, एक बार सवाल आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये नाम दे दिया गया है, नाम दे देते हैं वो बहुत चालाक लोग एग्जाम वाले, वो आपको नाम देंगे विलामाइट और वो विलेमाइट, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, पूछ लेंगे ये किस तरह का किस प्रकार का सिलिकेट है, तो आपको बताना होगा। और तो सिलिकेट, तो ये चीज मैं बोलूंगा थोड़ी सी आप याद रखने की कोशिश करें, तो इनको रख लिएगा ये वाले कुछ चीजें। बाकी सवाल जब हम PYQ कर रहे हैं तो उसमें मैं वो सवाल ले आऊंगा जिसमें हमें स्पेसिफिकली जो याद करने हैं, जो जरूर याद करने होंगे वो आपको पता ही लग जाएंगे। बाकी इन पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस रखिएगा, जहां जहां भी जैसे कुछ ये नाम आ रहे हैं तो रखिएगा ध्यान में कि कहीं ना कहीं आप पूरा मत रखिए, ऐसा रख लिए विलामाइट समथिंग फेन समथिंग कुछ आ रहा था तो वो ऑर्थोसिलिकेट था, देन फॉस्ट समथिंग आया था या फ्रॉस्ट समथिंग, ऐसे याद रखने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमारा कहीं ना कहीं वो ऑर्थोसिलिकेट में से था। तो इस तरीके से आप याद रखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे हैव द जनरल फॉर्मूला M2 SiO4 2 नेगेटिव, जब हमारा मेटल +2 में होगा, वेयर M में भी इनमें से कोई सा भी हो सकता है, M4 दैट इज मेटल हमारे पास केस में +4 में होगा, जब हमारे पास ऑब्वियसली मेटल +4 में जैसे जर्कोनियम आ गया। तो ये हमारे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की बात हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पायरोसिलिकेट 5 मिनट वैसे ही हो चुके हैं। सोरोसिलिकेट या डायसिलिकेट भी इनको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपली डायसिलिकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 2 यूनिट्स को शेयर कर रहे होते हैं, 2 यूनिट्स को शेयर कर रहे होते हैं। द नेम कहाँ से आया, पायरो विद द पायरोफॉस्फेट, जैसे कि ये आपके सामने, दिस इज वन ऑफ द पायरोफॉस्फेट, जो आई थिंक फॉस्फेट में भी हम देख लेंगे जब हम पढ़ लेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे। एंड देन these were named because they can be made by heating orthophosphate। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को शायद आपको याद हो, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है SP ब्लॉक में था या नहीं, बट अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड को हीट कर रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड को हीट कर रहे थे, तो एक मॉलिक्यूल हम पानी का निकाल रहे थे और बॉन्ड ज्वाइन कर रहे थे, सो आई विल गेट दी H4P2O7 एंड दैट वाज माय पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये हमने पढ़ा था। बाकी यहाँ पे बात करूँ तो 2 मॉलिक्यूल में ऑर्थोसिलिसिक एसिड के लूंगा, उनको मैं हीट कर दूंगा, पानी निकाल दूंगा, आई विल अल्टीमेटली गेट माई प्रोडक्ट एज H6SiO4 एंड देन इसकी बेस से रिएक्शन कराऊंगा, सॉरी SiO4 2 नहीं, ये आएगा यहाँ पर SI, क्योंकि 2 थे यहाँ पे, SiO7, हाँ अब ठीक है, एंड देन बेस से रिएक्शन कराऊंगा, सो इट विल बी Si2O7 नेगेटिव। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्जैक्टली बना दूं, सो दिस इज माय सिलिकॉन, सिलिकॉन जुड़ा होगा, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पे एक नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे बने होते हैं। पीछे वाले केस में आई कैन क्लियरली सी कि वहां पर कोई भी शेयर्ड ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर एक हमारे पास शेयर्ड ऑक्सीजन आ जाता है। तो आप फॉर्मूले से मैच कर लीजिएगा, 6 ऑक्सीजन है, 6 के 6 पर नेगेटिव चार्ज है, 2 सिलिकॉन है जिन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक ऑक्सीजन है जो शेयर्ड है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो Si2O7 6 नेगेटिव हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज यूनिट फॉर्मूला। तो एक यूनिट में हमारे पास ये सारा सामान होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज योर सिलिकॉन, दिस इज योर सिलिकॉन, ये आपका ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ये आपके वो कॉर्नर वाले ऑक्सीजन जो मैंने बना रखे हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, एंड देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपके ऑक्सीजन है। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी बात हो गई। अब इसमें जैसे कि ये कुछ नाम आ गया, हेमी, जो जो बड़े बड़े खतरनाक से नाम है, आप देख सकते हैं लेंथेनाइड डाइसिलिकेट, इसको आप
याद रख सकते हैं, लेंथेनाइड डाइसिलिकेट तो याद रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप सोच लीजिएगा किस तरीके से करना है। बाकी चार्ज आपको बता दिया, ये हो गया, इसकी हल्की सी प्रिपरेशन हमने देख ली। तो दैट्स हाउ और टोपोलॉजिकल व्यू इस तरीके से काम करता है। तो ये भी बात हो गई। अब आगे बढ़े तो हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट आता है। साइक्लिक सिलिकेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज ये आपके सामने, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, एक बार आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज रखेंगे, आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू इन्होंने रखी है क्या 3, तो आपको ये मिल जाएगा, दिस इज द साइक्लिक आयनिक। देन यहाँ पर आप एन की वैल्यू सिमिलरली 4 भी रख सकते हैं, फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो साइक्लिक सिलिकेट ये हमारे पास होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल है बेराइल इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं SI6 है, दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 6 हो जाएगी। यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स को आगे आगे जस्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ बात है। जैसे एमरल्ड हमारे पास बात हो गया, एज हैज द सेम फॉर्मूला एज बेराइल एक्सेप्ट इट कंटेन्स 1 से 2% क्रोमियम, जो हमें ग्रीन कर देता है। तो एमरल्ड याद होगा, एक जो है हमारे पास प्रीशियस स्टोन में ही आता है, तो उसका कलर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का होता है। एंड देन डायमंड किसकी बात करिए, बेराइल की बात करिए, ये भी आई थिंक समवॉट लाइक जेमस्टोन है, लिखा मैंने जेमस्टोन है, तो ये भी एक हमारे पास जेमस्टोन है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। यहाँ पर रिंग जो है हमारे पास 3-4 ये सकती है। दिस इज वन ऑफ द जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की करूँ कोशिश, तो दिस इज माई सिलिकन। सिलिकन हमारे पास अटैच्ड है इस ब्रिजिंग ऑक्सीजन से, ठीक है। एंड देन दिस ब्रिजिंग ऑक्सीजन इज आई गेस फर्दर अटैच विद अनदर सिलिकन, ठीक है। अब इसके मुझे 4 बॉन्ड तो करनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं अटैच करूंगा एक और वाले से, यहाँ पर एक और आ जाएगा, यहाँ पर SI आ जाएगा, तीनों का सिलिकन, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ तीनों के तीनों मैंने ब्रिजिंग वाले कर दिए। इस सिलिकन के कितने बॉन्ड रहेगा मुझे बताइए सर, 2 रहेगा, तो एक आई थिंक ये बन जाएगा, इसके भी 2 रह गए, ये आ गया, एंड इसके भी 2 रह गए। तो मेरे हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। क्या 3 सिलिकन है? हाँ 3 सिलिकन है। क्या 3 ऑक्सीजन बिना चार्ज वाले हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या 6 ऑक्सीजन है? हाँ। तो हमारे पास देख सकते हैं, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर, या दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर Si3O6 एंड नेगेटिव। एंड देन जैसे जैसे मैं इवेंचुअली नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता जाऊंगा, इवेंचुअली मेरा जो स्ट्रक्चर ऐसा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कार्बन, ज्यादा कार्बन होते रहेंगे। तो ये साइक्लिक सिलिकेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट होंगे चेन सिलिकेट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली सिंगल चेन और मल्टी चेन या डबल चेन आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पीछे हमने देखा सिंगल ऑक्सीजन शेड हो रहा था, हम पीछे देख सकते हैं काफी हद तक हमारा जो सिंगल ऑक्सीजन है, मतलब एक इसका सॉरी 2 हाँ 2 ऑक्सीजन शेड होने लगे थे। तो यहाँ पर हमारे हम बोल सकते हैं दिस इज समवॉट लाइक 2 ऑक्सीजन हमारे जो है वो शेड हो रहे हैं पर एटम। तो एक सिलिकॉन एटम हमारे पास अपने 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, ये हम बात बोल सकते हैं। देन चेन सिलिकेट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ये आई थिंक समवॉट लाइक पीछे वाले तो है, तो इनका भी तो सेम ही हुआ, हाँ सेम ही फॉर्मूला है लगभग। चार्ज भी मैं देखूँ सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इनका सेम होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। हम देख सकते हैं यहाँ पर इनमें जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये कुछ नाम है जो हमें याद, ये वाले तो खैर ना ही रहेंगे, क्योंकि जो रहेंगे वो मैं सवाल वाली वीडियो में ले आऊंगा, जो कंपलसरी है याद रखना। तो ये क्या होता है, इनका एक और नाम पायरोक्सीन्स भी होता है। बाय शेयरिंग द ऑक्सीजन एटम्स ऑन 2 कॉर्नर्स ऑन ईच टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन क्या होता है, बेसिकली जो हमारा 4 का SiO4 था, वो 4 ये हम बोलूँ या सिलिकन, चारों ऑक्सीजन को मिला के एक टेट्राहेड्रा, टेट्राहेड्रॉन हमारे पास बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंगल चेन हमारे पास है। तो यहाँ एक आप देख सकते हैं, ये एक ऑक्सीजन शेड है, यहाँ एक ऑक्सीजन शेड है। तो इस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रन हेड्रॉन की मैं बात करूं, जिसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू से बनाता हूँ एक वाले को, ये मेरा इस यूनिट को आप देखिए, इस यूनिट में वी हैव दीज 2 ऑक्सीजन, बेसिकली 3, एंड देन क्या है, एंड देन ये सिलिकॉन आ गया, ठीक है। एंड व्हाट आई एम एबल टू सी इज, ये यहाँ पर देख लिया मैंने, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ भी शेड है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ भी शेड है, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन जो है, एंड देन फर्दर ये आगे लॉन्ग चेन बनती जाएगी जब तक एंड नहीं होगा। ये एक जो ऑक्सीजन है हमारे पास, एक टेट्राहेड्रॉन 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे वेरियस तरीके के जेडीली से हमने फोटो लिया ये, तो वहां से आया है। देन यहाँ से एक और तरीका है इसको बनाने का, तो ये इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये स्टिल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 आपके शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन। देन फाइनली हमारे पास शीट सिलिकेट्स आते हैं, जिनका आप देख सकते हैं, इनका थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला हमारे पास अलग होता है, Si2O5 एंड देन 2N नेगेटिव। तो दिस इज आवर शीट सिलिकेट्स। एंड यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन सिलिकॉन ऑक्सीजन शीट बट मच वीकर फोर्सेस। तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ लाइक समवेयर वंडरवॉल फोर्सेस
बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज मिनरल्स टेंड टू क्लीव इनटू थिन शीट्स, तो हम उनको थिन शीट्स में क्लीव कर सकते हैं यहाँ पर। ये इनकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो ज्यादा काम की नहीं है। देन यहाँ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट, तो काम का क्या था, इनका जनरल फॉर्मूला वगैरह काम के जो अभी तक है, एक आध एग्जांपल काम के और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया जो बात करें। देन ये इनके एग्जांपल लगा, आई थिंक जितना मुझे याद है दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज के व्हाइट एप्सिड सॉल्ट, इन दोनों का नाम पूछेंगे किस प्रकार का है। माइकास का आई रिमेंबर याद है, तो ये दोनों मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सवालों में आपको देखने को मिल सकते हैं पीवाईक्यू के जब हम करेंगे, तो ये वाले शायद आए गए हैं। ये पूछे था तो कि माइकास था वो किस टाइप का सिलिकेट है, तो आपको बता देंगे। ये इनका स्ट्रक्चर आ गया बड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे आई वुड से 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड हैं पर टेट्राहेड्रन, तो यहाँ काफी सारे ऑक्सीजन हमें शेयर होते हुए नजर आएंगे। आई थिंक इवेंचुअली लास्ट हमारे पास आया था सिलिकेट्स में 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। यहाँ पर हमारे सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो शेयर्ड हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत लंबा लॉन्ग चेन हमारे पास बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक हल्का सा आइडिया दूं, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बताया था मैंने, पता नहीं शायद कहीं पढ़ा होगा। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एक और सिलिकॉन, फिर यहाँ एक और सिलिकॉन आएगा, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये लंबा बहुत दूर तक स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जैसे कि क्वार्ट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे SiO2 ही होता है। यहाँ पे कोई भी मेटल आयन नहीं होता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमरफस मतलब सेम स्ट्रक्चर, आई वुड से सेम स्ट्रक्चर ही होता है ना, अमर आइसोमॉर्फस, सॉरी अमरफस क्या बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द एल सम ऑफ द सिलिकॉन Si4 पॉजिटिव बाय एल्यूमिनियम 3+ भी हमें देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पर, जहां हमें बीच में कहीं एल्यूमिनियम मिल जाएगा वो समवेयर अराउंड। बेसिकली आइसोमॉर्फस का मतलब कहीं ना कहीं जितना है कि 3 सिलिकॉन अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं, सो प्रोबेबली आई हैव टू रिप्लेस 3 सिलिकॉन बाय 4 एल्यूमिनियम, क्योंकि फिर तीन, एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कितने बनाएगा, 12 बॉन्ड। सिमिलरली एक एल्यूमिनियम 3 बनाएगा तो ये बनाएगा 12, तो ये इसका मतलब है जो हमारे ऑब्वियसली काम का नहीं है ऐसे। तो ये हमारा हो गया। इसमें क्वार्ट्स का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्या होता है, तो ये होता है। एंड देन हमारे इसमें जो फर्दर एग्जांपल है दैट इज ये फील्ड्सपार, जियोलाइट्स, अल्ट्रा मेरीन्स, तो ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जितना मुझे आता है जियोलाइट पे तो पूछ ही लेते हैं काफी बार, बल्कि तीनों से ही पूछ लेते हैं कि आपका जो है वो किस प्रकार के सिलिकेट है, तो ये आपसे पूछ लेंगे। तो आई थिंक ये हो गया हमारे पास। देन जियोलाइट्स के बारे में कुछ फर्दर पूछा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक उसमें हमें इतने डेप्थ में जाने की फिलहाल जरूरत है। जरूरत भी होगी तो वील सी दैट इन द प्रीवियस पीवाईक्यू वाली वीडियो। तो ये हमारा आई थिंक सिलिकेट का काम जो था, ये मसला था, वो यहाँ पे हल हो गया। बाकी आप चाहें तो रीड कर लिएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट जो है, वो साइक्लोफॉस्फाजीन की थोड़ी बहुत चीज होंगी या आगे एक आध चीज आएगी वो इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट है पहले दूसरे यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज्यादा फोकस है कि वैसे भी 60 नंबर का विपरीत होता है वाला, तो आपको पता है किस तरीके से हैंडल करना है वो आप कर लीजिए। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द सिलिकॉन्स। तो यहाँ पर हमारे सिलिकॉन्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें सिलिकॉन्स होते क्या हैं, सिलिकॉन्स आई वुड से जनरली दे आर द कार्बन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स हमारे पास समवेयर होते हैं ये हमारे। तो ये सिलिकॉन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। क्योंकि एक तो कोई पूछे कार्बन से क्यों कंपैरिजन करा, बिकॉज कार्बन के जस्ट नीचे आता है, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है। एटॉमिक नंबर 14 कार्बन का होता है 6, तो सेम ही ग्रुप के ये लोग हैं, ग्रुप 14 के लोग हैं, तो इसी वजह से कार्बन से यहाँ पे कंपैरिजन करा रहे हैं। काफी सारे हमारे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स जो होते हैं वो बनाए गए अब से, तो ये कुछ बातें लिखी हुई है। बट द पॉइंट इज यहाँ पर जो हम कार्बन में इतनी ज्यादा खास चीज देखते हैं कि कार्बन पर पूरी केमिस्ट्री हमने बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें वो इतनी ज्यादा जो हमारे सक्सेस है वो सिलिकॉन को क्यों नहीं मिल पाए, सिलिकॉन क्यों इतना कामयाब नहीं हो पाया, जबकि कार्बन इतने बड़े लेवल पर कामयाबी अचीव कर पाया। तो उसके यहाँ रीजन कुछ गए, तो सबसे पहला रीजन ये कि सिलिकॉन की कैटिनेशन एबिलिटी इज नॉट एट ऑल गुड। कैटिनेशन इज बेसिकली द एबिलिटी या द टेंडेंसी टू फॉर्म अ टू सेल्फ बॉन्ड, खुद के साथ बॉन्ड बनाना, और काफी ज्यादा लंबे लंबे बॉन्ड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे जो है वो लॉन्ग चेन बनाना, बेसिकली द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन थ्रू सेल्फ लिंकिंग। हाँ, ये करेक्ट डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन थ्रू सेल्फ लिंकिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज हमारे पास कैटिनेशन, जो हमारे सिलिकॉन साहब के पास होती है, जो कि सिलिकॉन साहब के पास नहीं होती, कार्बन साहब के पास होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े चेंज हमें दिखते हैं। वेयर एज एक आध एक्सेप्शन हमें मिल गया सिलिकॉन का, पर ऐसा खुश नहीं होने कि ओ भाई क्या बात है, मिल गया हमें तो सिलिकॉन का एक आध कंपाउंड जो बहुत बड़ा है, बट दीज आर एक्सेप्शनल। इसमें ऐसा रीजन क्यों होता है, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड है दैट इज रिलेटिवली वीकर एज कम्पेयर टू दिस। अब इसका रीजन सिंपल सा है भाई, कार्बन है, छोटे लोग हैं, दो छोटे लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लोज आ पाते हैं, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड तक हो सकती है, वेराज यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं हो सकती ड्यू टू लॉन्ग या बिगर साइज हम बोलेंगे, तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली बढ़ जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी अल्टीमेटली कम हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। देन सिलिकॉन जो है वो बहुत अच्छा
सेम ये बॉन्डिंग से रिलेटेड, पी पाई डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। सिलिकॉन के पास पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है बट इट कांट फॉर्म अ गुड पी पाई बॉन्ड। तो यहाँ इनके जो है वो पाई बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। अगेन रीजन सिंपल है, एक हमारी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की होती है, ये क्लोज हो जाती है, वेराज कुछ हमारी ओवरलैपिंग इस तरीके की होती है। तो ये हमारी जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा बॉन्ड बड़ा होगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी। सेम रीजन यहाँ पर भी आ रहा है, बट जबकि कार्बन बहुत अच्छे से पी पाई बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि यहाँ एक आध आपको एग्जांपल दीजिए जो सिलिकॉन करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि दे हैज बीन आइसोलेटेड, बट काफी ज्यादा मुश्किल से इनको आइसोलेट किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ और कंपाउंड यहाँ बताए गए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज ऑल आर एक्सेप्शंस। ठीक है, देन सिलिकॉन जो है हमारे पास कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसमें आपको पी पाई डबल बॉन्ड दिखेगा। मतलब यू कैन से कि सिलिकॉन जो है हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मैंने पीछे अभी सिलिकेट्स में बताया आपको कि ये बैक बॉन्डिंग हो सकती है। सो दिस बैक बॉन्डिंग इज बेसिकली ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में रखवा रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस विल बी बेसिकली और पी पाई बॉन्ड यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये इनका मतलब है कि पी पाई बॉन्ड बना सकता है। पी पाई में इसको परेशानी होती है, वो भी हमारे पास समवेयर अराउंड बैक बॉन्डिंग वाले केस में होती है। ठीक है, देन यहाँ पर बात करें इनकी प्रिपरेशन, इनका बेसिक मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ जो इनकी समवॉट लाइक प्रिपरेशन समझूंगा। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला, जनरल यूनिट इनकी होती है R2SiO, यहाँ पर N, ये इनकी जनरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर में हमारे पास लीनियर वगैरह, ब्रांच, साइक्लिक सभी कुछ हो सकते हैं, सभी को हम थोड़ा थोड़ा आइडिया हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ एक आध चीज समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम कैसे करते हैं, सिंपल सा हम इसको सिलिसिक क्लोराइड भी बोलते हैं, या बेसिकली हम मैं बोले यहाँ पे अराइल या एल्काइल सब्सटीट्यूटेड हेलो साइलेंस की हमारे पास होती है। साइलेंस क्या होते हैं, बेसिकली एल्केन सभी को पता है क्या होता है। हाँ सर, एल्केन हमें पता है, जैसे कि ये एल्केन हो गया। सिमिलरली साइलेन हमारे पास क्या होगा, साइलेन दिस विल बी और साइलेन समवॉट लाइक। इस साइलेन हमने शायद पी ब्लॉक में पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, शायद कुछ ना कुछ से इस पे का सवाल भी बना था कि इतने ज्यादा एल्कीन्स हमें देखने को मिलती है पर साइलिन्स हमें कहीं नहीं मिलती देखने को। तो शायद ये सवाल बना था, शायद पिछले सेमेस्टर की बात है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ दिस हमारे पास जो है मैं बात क्या कर रहा था यहाँ पे, हाँ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइलेंस की। तो दिस इज योर साइलेन। अगर मुझसे कोई कहे कि हेलो एल्केन लिखो तो मैं कर दूंगा ये, कोई मुझसे कहे कि आप हेलो साइलेन लिखो तो मैं ऑब्वियसली ऐसे कर दूंगा, या S3 वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे कर दूंगा। एंड देन अगर मुझसे कोई बोले अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड, सो आई विल से कि अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पर डिफरेंट R ग्रुप्स लगा दूंगा। अब डिपेंड करेगा वो 3 लगाऊं 2 लगाऊं। तो दिस इज समवेयर लाइक जनरल आइडिया कि क्या हमारा जो नाम है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, आप सभी को पता होगा, अगर मैं किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन करा दूं पानी के साथ तो क्या मिलेगा मुझे। सर आप ये कैसे पूछने की बात कर रहे हैं, आप पानी से कराइए या किसी एक्वस बेस से कराइए, सो यू विल अल्टीमेटली गेट CH3X की जगह आपको OH लग जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। सही सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिले कि क्या होगा, कोई भी साइलेन में ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ माई साइलेन, इससे मैंने रिएक्शन कराई पानी की, क्या होगा एट द एंड HCl निकल जाएगा एंड आई विल गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। यहाँ पर मेरे पास एक OH लग जाएगा, तो यहाँ अल्टीमेटली पानी निकल जाता है, सॉरी पानी का एडिशन होता है, पानी में से क्या आता है OH आ जाता है, HCl यहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द हमारे पास साइड है। अब मैं फर्दर अगर इसकी एक और रिएक्शन किसी एक और मॉलिक्यूल से करूंगा तो ये डाइमराइज हो जाएंगे और ये हमारे कहीं ना कहीं साइलोक्सेन बना देंगे। तो अगर यहाँ पर जो ये इनका समवेयर लाइक SiCl4 से ग्रिग्नार्ड से मैंने रिएक्शन कराई, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे CH3 लगा दिया। मैंने यहाँ पे इसको क्या करा है, जो मेरा कहीं ना कहीं हेलो सब्स्टिट्यूटेड साइलेन था उसको मैं अराइल या एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कर रहा हूँ, एंड देन एट द एंड मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइलेन बना दिया। यहाँ पर बात हुई है कि सिलिकॉन सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर का एक ग्रुप होता है, कुछ इनकी प्रॉपर्टी है जो काम की नहीं है। हाइड्रोलिसिस हमें ये देती है SiCl4 की, जिसकी बात हमें जस्ट करनी है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये साहब थे, रिसर्च चल रही थी, इन्होंने कहा कि SiCl4 है, तो होना क्या चाहिए, तो इनका मानना ये था कि SiCl4 की अगर हम बात करें तो एट द एंड होना ये चाहिए था, या SiCl4 नहीं, इन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे हाइड्रोलिसिस कराई। इनका मानना ये था कि हम जैसे मैं अगर कार्बन ले लूं कोई, जिस कार्बन पे 2 Cl2 लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कोई से भी ग्रुप लगा लीजिए, आप 2 हाइड्रोजन लगा लीजिए, तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे, या नहीं, कोई ऐसा है जो नहीं जानता, सर बिल्कुल जानते हैं। और हमें पता है 2 OH एक दूसरे पे स्टेबल नहीं होते, तो हम बोलते थे कि एट द एंड पानी लूज करेंगे, मेरे पास HCHO मिल जाएगा। समझ आया, बोलिए यस और नो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक ऑर्गेनिक है। सिमिलरली ये साहब थे, इनको ये चीज पता थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी सेम सिनारियो होना चाहिए। क्या सिनारियो, कि ये OH OH हो जाए एंड एट द एंड ये हमें कीटोन दे दे फर्दर रिएक्शन करें, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, हमें ये
इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स ले होंगे, बहुत सारे, एक तो मॉलिक्यूल ले नहीं सकता, कोई पॉसिबल नहीं है। इन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, इन्होंने देखा ये तो कुछ और ही हुआ है। अब वो और क्या हुआ है वो यहाँ पर आपके सामने। इनको लगा था कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे ये एक मॉलिक्यूल बना, एक और मॉलिक्यूल आया होगा, उसने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा, आपस में वाटर रिलीज करा, एंड देन यहाँ पर ये डाइमराइज हो गए। देन इसी को पकड़ा किसी और मॉलिक्यूल ने, उसके साथ एक और बॉन्ड बना दिया, एंड ऐसे ही बनाते गए। तो इनको पता लगा भाई ये कीटोन नहीं बना रहे, या सिलिकॉन का कीटोन नहीं बना रहे, ये आपके लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है ड्यू टू दिस OH ग्रुप। ये एक्टिव OH ग्रुप यहाँ पर बचा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, एक बहुत लंबा लीनियर पॉलीमर हमें मिल जाएगा। ये यहाँ पर हुआ है। तो आई होप ये आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बेहतरीन चीज जैसे आपको बताना चाहूँ, दैट इज की जैसे यहाँ पर मैंने R2SiCl4 लिया, एक कंडीशन ये मैं सारा SiCl4 ले लूँ, इसकी मैं जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराऊं तो क्या आप सभी को पता है SiOH होल मेरे पास 4 मिल जाएंगे? यस सर। अब वो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या बहुत कुछ होगा? जैसे मैं यहाँ साफ साफ पेज लेता हूँ, इस पे समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया SiCl4 ले लिया, उसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ डायरेक्टली। SiCl4 की मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, मुझे ये मिल जाएगा। अब यहाँ आप देखिए इसमें फर्दर मॉलिक्यूल आएंगे, फर्दर रिएक्शन होगी, और यहाँ पे एक और SiOH होल या फिर SiOH होल 4 का मॉलिक्यूल आएगा, इससे रिएक्शन करेगा। यहाँ पर आपको वही क्वार्ट्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो आई होप ये इसका आइडिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक एक अल्काइल लगा रहा हूँ। ये मैंने एक और अल्काइल लगा दी। तो आप देखिए यहाँ पर इस R ग्रुप को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं ये चेन ब्लॉक कर रहा है। अब बताता हूँ कैसे करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी काम हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ऊपर आ लगा दूं थोड़ा बेटर रहेगा। तो अब ड्यू टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं इतना ज्यादा अपने स्ट्रक्चर को फैला नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पे फैल सकता हूँ, यहाँ पे फैल सकता हूँ, यहाँ पे फैल सकता हूँ, इन द सेंस एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप आ गया। ये बात समझ में आई। अब वहीं पर मैं एक और अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं तो आप सभी को पता है क्या होगा? सर समझ में आ रही होगी, आई होप आपको गेम समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, अब ये जो चीज है ये आप मेरे हिसाब से आप खुद ही बता देंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आई होप सो आपने बता भी दिया होगा। तो यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा, एंड देन फर्दर यहीं से चेन एक्सटेंशन होगी। क्या है चीज सबको क्लियर हुई? सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, और यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन में साथ साथ यहाँ भी जा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक क्रॉस लिंक बॉन्ड भी बन जाएगा, पर क्रॉस लिंक्ड चेन हमें यहाँ पर मिलेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH। और जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लीनियर चेन मिलेगी, कोई भी क्रॉस लिंक चेन नहीं मिलेगी। एंड जैसे ही मैं एक और R लगा दूंगा, आपको पता है क्या होगा। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप को हम बोल देते हैं दिस इज एक्टिंग एज अ चेन ब्लॉकिंग एजेंट। तो अगर मुझे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाना है तो मुझे 3 क्लोराइड आयन चाहिए होंगे। अगर मुझे लीनियर बनाना है, सिंपल लीनियर, तो मेरे पास क्या चाहिए, मुझे 2 Cl चाहिए होंगे। और अगर मुझे पूरे जहां में उसको फैला देना है तो मुझे 3 नहीं 4 ओके चारों क्लोराइड आयन चाहिए, जिस जो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं अपनी OH के साथ, एंड देन वो बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स आप सभी के सामने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसका नाम है बेसिकली ट्राई मिथाइल मोनोक्लोरोसाइलिन। अगर मैं R ग्रुप की जगह ये लिख दूं तो आपको को पता है क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जिस विच इज बेसिकली अ वोलेटाइल कंपाउंड व्हिच कैन कंडेंस, एंड ये कंडेंस करेगा एंड अल्टीमेटली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है ऐसा वाला। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमें कभी कभी देखने को मिल सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में। साइक्लिक भी मिल सकता है और स्ट्रेट चेन में भी बहुत लंबी लंबी जा सकती है। तो काफी कुछ यहाँ पर है, काफी कुछ यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा था आई थिंक। और बाकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन की ग्रीस होती है, दे आर लाइक इनर्ट नेचर में। एक आध चीज लिखूं जल्दी से, ग्रीस होती है हमारे पास इनकी सिलिकॉन की। देन दे आर लाइक इनर्ट इंसुलेटर होते हैं, काफी जगह पर दे एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट्स। टेम्परेचर अगर हम वेरी करेंगे तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। विस्कोसिटी जिसको मैं ईटा से लिख रहा हूँ, इट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वाटर प्रोपेलेंट नेचर भी हम इनको बोलते हैं कि ये वाटर को रिपेल करते हैं, सॉरी प्रोपेल बोल रहा हूँ, रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। तो दैट्स व्हाई हम इनको ग्रीस की तरह भी यूज करते हैं, तभी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है तो वो वाटर को रिपेल करेगा। तो आई थिंक ये हमारा कुछ था, इसमें खास इंपॉर्टेंट वगैरह तो ऐसा सच नहीं है। वही ब्लॉकिंग एजेंट या वाला जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है ना, दैट इज अ बिट इम्पोर्टेंट, बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर 2 वाले में एक चीज मुझे बतानी थी, 2 वाला कहाँ है, ये ना 2 वाला। इसके अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स लेके हीट कर दूं, इसके अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स लेके हीट कर दूं तो मुझे ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिल जाता है।
साइक्लिक वाला, दिस इज। तो ये मैंने अगर 3 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, ये एमी लिखा है तो आप आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, R2SiCl2 को हाइड्रोलिसिस कराई और वो हीट करा दिया तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। देन क्रॉस लिंक के बारे में मैंने बता दिया क्या होगा। क्रॉस लिंक में मैं क्या करूंगा, एक और आर ग्रुप को हटा के उसमें Cl लगा दूंगा तो वो मेरा क्रॉस लिंक बन जाएगा। और आर ग्रुप को मैं ब्लॉक कह रहा हूँ, चेन ब्लॉकिंग एजेंट भी बोल सकता हूँ। तो ये कुछ बातें थी, आई थिंक इतना काफी है इसके लिए, और ज्यादा ये डिजर्व भी नहीं करता टाइम। बाकी देख लीजिएगा आप लोगों को अगर कुछ डिटेल में आना है। फिलहाल एग्जाम के लिए ये इतना ही टाइम डिजर्व करता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास भी टाइम कम होगा, काफी लोग हो सकता है 12 बजे भी देख रहे हो रात के। तो ऑल द बेस्ट आपको। स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉस्फेट, जल्द से जल्द 5-7 मिनट में इसको ही बस निपटाएंगे, ज्यादा काम की चीज नहीं है। स्ट्रक्चर ही कुछ मेजरली पर बात करनी है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। तो सबसे पहले फॉस्फेट में बात करना चाहूंगा फॉस्फोरिक एसिड की, जिसको बच्चा बच्चा जानता होगा गली गली का, कि ये आपका H3PO4 होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये आ गया मेरे पास OH, ये आ गया। इट इज बेसिकली कितना प्रोटिक एसिड, ट्राई प्रोटिक एसिड, प्रोटिक ही बोलते हैं ना, हाँ। कि ये सॉरी बेसिक या प्रोटिक, हाँ कुछ भी बोल, ट्राई बेसिक वैसे बोलना सही है, ट्राई बेसिक एसिड। कि ये क्या है, ट्राई बेसिक है, मतलब 3H+ लूज कर सकता है। देन इसी के भाई बहन आते हैं थोड़े से, जैसे कि एक आपके सामने है H3PO3। इसको कोई ये मत बोल दीजिएगा कि यहाँ भी 3 है तो 3 ही हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन देगा। द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर एक आपको PH बॉन्ड नजर आता है। एंड आई थिंक इससे रिलेटेड शायद पी ब्लॉक वाला जब हमारा सिलेबस में था तब शायद डिस्कशन किया था कुछ ना कुछ, बट नहीं किया था तो मैं बता दूं यहाँ पर दिस पर्सन, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है, दिस इज योर फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर ये 2 ही H+ लूज कर पाता है। तो H+ तभी लूज करेगा जब हाइड्रोजन बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के साथ अटैच हो, तभी H+ लूज होता है। तो यहाँ पर इन दिस केस ये लूज हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे बेसिकली। ये फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये H+ लूज नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली यू गाइस कैन कैलकुलेट इट फॉर द H3PO2 एज वेल। सो इसको भी देख लीजिएगा, इसको आपको मिल जाएगा कि इसकी बेसिसिटी 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ 5 बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पर आप इसको मैं चलिए बना भी दूं जल्दी से। तो P यहाँ पर जो सिनेरियो रहता है दैट इज समवट लाइक दिस, फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड हो, एक OH और 2 H बॉन्ड होते हैं, 2 PH बॉन्ड। तो ये यहाँ पे सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस हो गया, एंड आई थिंक दिस इज योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर हमने इसकी बेसिक सी बात कर ली। द क्वेश्चन माइट कम, जो मैं बोल रहा था शायद बोरेट्स में या बोरिक एसिड में भी बताया था कि फॉस्फोरिक एसिड इज विस्कस, सिरप नेचर वगैरह होता है। तो आप सिंपल सा बता दीजिए कि भाई यहाँ 3 OH मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमारा काफी ज्यादा विस्कस इन नेचर होता है, इसकी विस्कोसिटी काफी हाई होती है। ये यहाँ पे लॉजिकल बात। एक रिएक्शन जो ऐसा दिखी है जेडीली साहब की बुक में, तो वो मैं उसको बताना चाहूंगा कि शायद हो सकता है कि रिएक्शन आए तो ये थोड़ी सी ठीक ठाक सी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा इसको मैं बता दूं कि यहाँ पर दिस इज माय फॉस्फोरिक एसिड, मैं लिख सकता हूँ इसको H3PO4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा इथेनॉल से, तो यहाँ भी हमारी एस्टेरिफिकेशन होगी। एस्टेरिफिकेशन पढ़ा है ना मैंने, कहीं तो पढ़ा होगा एस्टेरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक में पढ़ा है इस सेमेस्टर, ये तो है शायद। हाँ अल्कोहल वगैरह नहीं, अल्कोहल तो पिछले में था शायद, पढ़ा एस्टेरिफिकेशन इसी में, कार्बोक्सिलिक में तो पढ़ा होगा, अदरवाइज पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया तो था। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, सिंपल क्या होगा, POO यहाँ पर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारे पास ये लग जाएगा OCH3, तो यहाँ पे 3 OCH3 ग्रुप हमारे अटैच्ड हो जाएंगे। अच्छा यहाँ ETOH था, तो सॉरी यहाँ पर क्योंकि मैंने इथेनॉल से रिएक्शन कराई थी, सो इट विल बिकम ET और यहाँ पे O3 आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एन एस्टर, जिसको हम ट्राई मिथाइल फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, और साथ में पानी रिलीज हो जाएगा। तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर कोई भी अल्कोहल दिख जाए बाई चांस रिएक्शन आ जाए एग्जाम में, तो रिएक्ट करा दीजिएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड की यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ पे आई थिंक जेडीली का मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं। यहाँ पे जेडीली में हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, बस ये टेट्राहेड्रल ऐसा शो कर रहे हैं कि ये एक यूनिट है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच, ये इससे, और बाकी सबको इन्होंने ज्वाइन करके ऐसे ही दिखा रखा है। तो दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड, या हम इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज द रिएक्शन जो आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन है इसकी कि फॉस्फोरिक एसिड को मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, मुझे फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। देन यहाँ पर अगर मैं इसको जनरली हीट करूंगा तो मुझे पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। फर्दर हीटिंग करने पर मुझे मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की मैं बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। यहाँ पर आप 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए फॉस्फोरिक एसिड के, ठीक है सर ले लीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिएगा, बस 2 मॉलिक्यूल लीजिए, पानी निकाल दीजिए। मैं यहीं पर दूसरा मॉलिक्यूल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इजी हो जाए, एंड देन नेक्स्ट पेज पे इवेंचुअली इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो पानी निकालना है आपको, मतलब H2O को रिलीज करना है। तो वो कैसे रिमूव होगा, सो ये आ गया है, ये आपका H2O। और जैसे आपको याद होगा अभी अभी सिलिकेट्स में, पायरोसिलिकेट्स में हमने बात करी थी, सिमिलर टू दैट ओनली, वैसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, बट हाँ थोड़ी सी बॉन्डिंग अलग है, जो इसकी स्पेसिफिक है वो एज इट इज रहेगी। सो दिस विल बी योर पायरो
फॉस्फोरिक एसिड, पायरोइन। हाँ, तो ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, जिसमें कुछ बात करनी है तो ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, H4 है, P2 है, एंड देन इवेंचुअली O7 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये कैसे बना है ये भी पूछा जाता है कि बेसिकली इसके दो मॉलिक्यूल्स हम हीट करेंगे, फॉलोड बाय हमारा इतना इतना टेम्परेचर है। जितना आई रिमेम्बर शायद ये कभी ना कभी पूछा गया था किसी से किसी टाइम में, या कहीं तो देखा, मतलब देखी भी चीज है, तभी मैं बता रहा हूँ, PYQ से रिलेटेड ही होगी, वही देखूंगा और क्या देखूंगा। तो फॉस्फोरिक एसिड को फर्दर हीट करेंगे तो हमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है। तो ये भी आप एक चीज है जो ध्यान रख सकते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात अगर करनी होगी तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, और बाकी प्रिपरेशन वगैरह इसकी माइट भी कि मैं सिंपल कैल्शियम फॉस्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दूं तो मुझे फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये बेसिक सी रिएक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हाइड्रोलिसिस की जो हमें बात करनी है, P4O10 की, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह देखना है, वो हम आगे बात कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी अभी तक, हाइड्रोलिसिस वगैरह मुझे आपको दिखानी है। तो हाँ, इतना यहाँ तक के लिए ठीक है। अब आई थिंक मैं इसका ये जैसे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस इज योर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या आता है, मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड के हीट किए। सिमिलरली आई कैन मेक इट एज ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड एज वेल। वो कैसे बनाऊंगा, एक और मॉलिक्यूल लाऊंगा, कहीं पर भी मैं पानी रिमूव कर दूंगा, एक और बन जाएगा। फिर मैं इसी के साथ टेट्रा भी बना सकता हूँ। वो कैसे बनाऊंगा, एक और ले आऊंगा, मतलब टोटल 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। वो कहीं पर भी मैं ऐसे ही आप समझ लिए POP बॉन्ड में बनाता रहूंगा, एंड देन फर्दर मेरी चेन लंबी जाती रहेगी जितना भी मुझे बनाना है। तो अगर मुझसे कोई बोल दे कोई पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनाइए, तो आई कैन मेक इट इजीली। मुझे बस जोड़ते जाना है 5 फॉस्फोरिक एसिड को, एंड मुझे पता है किस मैनर में जोड़ना है, कि बस कोने पे से एक मुझे हाइड्रोजन हटाना है, दूसरे वाले का OH हटाना है, इस ऑक्सीजन से मैं दूसरी यूनिट को ज्वाइन कर दूंगा। सिमिलरली एक और यूनिट अगर यहाँ पे लानी होगी तो मुझे इस ऑक्सीजन से मैं एक और यूनिट को ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा 4 वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको फर्दर आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये हमारी यहाँ पर बात हो गई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की। ठीक है, देन ओके, ट्राइफॉलीफॉस्फोरिक हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अपनी मेन चीज पे, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 की। मुझे यहाँ छोटी सी बात करनी है। P4O10 को हम बेसिकली एनहाइड्राइड भी बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। इसका स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये कहीं तो दिखाया है, शायद वहीं दिखाया होगा उसमें। क्या यार, पी ब्लॉक में काफी कुछ, मतलब उससे क्योंकि पी ब्लॉक का ही इंसान है फॉस्फोरस, तो उसकी रिएक्शन तो आएंगी ना। तो यहाँ पे क्या बना रहा था मैं, व्हाट आई वाज सपोज्ड टू मेक, P4O10 बना था ना, सॉरी ये फॉस्फोरस गलत बना दी। तो यहाँ पर फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, इससे एक फॉस्फोरस, फिर एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस। यहाँ तक समझ में आया, हाँ जी सर आ गया। तो यहाँ सिनेरियो क्या है, यहाँ सिनेरियो ये है कि अभी तक हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को भी ज्वाइन करिए, जरा लिंक करिए। सिमिलरली इन दोनों को भी करिए। ठीक है सर, कर लिया। अब यू गाइस कैन सी यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए। अब मेरे पास 4 बचे तो, और ऑक्सीजन फॉस्फोरस के भी 5 बॉन्ड होते हैं टोटल। तो ये मेरा इसका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ अब इसका जो है एक बार मैकेनिज्म मुझे याद है कहीं ना कहीं पूछा गया था कि मैं जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो अल्टीमेटली मुझे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मिलते हैं। इसकी आप मैकेनिज्म या ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, ये पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से हर एक स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आगे मैं इसकी इमेज भी लाऊं, क्या करना है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टेप में आप कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए जो मन कर रहा है। बेसिकली आप बीच वाला तोड़ेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा दिखने में। ये बॉन्ड तोड़ा, इधर H दीजिए, इधर OH। पहले स्टेप में समझ में आया क्या करा, ठीक है सर। अब ये OH आप ऊपर की तरफ दिखा दीजिएगा, एंड ये OH इधर की तरफ दिखा दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर इंसान को तोड़िए, यहाँ H आ जाएगा, एंड इस पर्टिकुलर पर OH आ जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हर एक फॉस्फोरस और हर चारों फॉस्फोरस पर OH आ चुका होगा, हाँ सर बिल्कुल आ चुका, देख सकते हैं हम, यहाँ OH आ चुका है, यहाँ OH आ चुका है, यहाँ OH आ चुका है। तो हर जगह मुझे PO के साथ यहाँ एक OH आपको दिख रहा होगा। अब ये सारे बॉन्ड आपके हट चुके होंगे, तो आई थिंक मैं मिटा ही देता हूँ उसको, बाकी आपको स्ट्रक्चर तो बनाना आ जाएगा ताकि समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से ये बॉन्ड मैंने सभी के तोड़ दिए हैं, और सिनेरियो मेरा अब ये चल रहा है साहब, हिसाब किताब समझ में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। इसको वैसे थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया है, वो मैं बुक से दिखाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फर्दर कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए जो मन कर रहा है, जो आपका मन करे, जो करे। कोई कह रहा है ये वाला, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल तोड़ दीजिए। आप दूसरा तोड़ना है, दूसरा तोड़ दीजिए। तो अभी तक मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी से हाइड्रोलिसिस करा दी, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, सर आ रही है। तो अब मैं तीसरे मॉलिक्यूल को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से एक और तोड़ा, यहाँ मैं H लगा देता हूँ, यहाँ में एक और OH लगा देता हूँ, 3 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इधर से मैंने एक और बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं ये एकदम स्ट्रेट चेन खुल गया होगा। अब मैं बीच में से बॉन्ड एक ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस के बीच में से मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से तोड़ दिया बॉन्ड। अब मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ तोड़ूंगा, यहाँ H और यहाँ OH लगाऊंगा, तो मेरे 4 पानी के मॉलिक्यूल यूज हो गए। नाउ यू गाइस कैन सी यहाँ पर ये एक आपकी पायरोफॉस्फोरिक एसिड की यूनिट बन गई या नहीं बेटा, ये बताओ, देख के बताओ ध्यान से। POH 3 है
ओ है, ये OH 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 होगा। क्या ये आपकी पायरोफॉस्फोरिक एसिड की यूनिट बन गई या नहीं? सर लग तो रहा है काफी हद तक बन गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2H 2H, हाँ सही है, बिल्कुल पायरोफॉस्फोरिक। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जरा इस पर जरा फोकस करिए, ये भी आपकी एक और पायरोफॉस्फोरिक की बन गई। अब मेरे 4 पानी के हो गए थे, अब मैं इनको तोड़ूंगा। HOH से खत्म, मेरा बन गया फॉस्फोरिक एसिड। आई होप सो मजा आया होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर है P4O10 है, जेडली में थोड़ा सा ऐसे ही प्रिंट है तो P4O10 है। क्या किया सबसे पहले इन्होंने, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, HOH देख सकते हैं आप, ये ऊपर आ गया, ठीक है। देन फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये आ गया। तो इन्होंने अब यहाँ अच्छे तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में बनाया, जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आ गया, दिस इज योर टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको आप याद रख सकते हैं। देन इवेंचुअली एक और बॉन्ड तोड़ा तो एकदम स्ट्रेट बन गया। अब देन बीच में से एकदम बॉन्ड ब्रेक करा, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, याद भी रहेगा। यहाँ पे आपके क्या बन गए थे, ये टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बताया था ना मैंने, कि अभी ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कैसे होगा। सिमिलरली टेट्रा के बारे में बताया था, फिर पेंटा भी बना सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी पायरोपॉली निकल गया मुझसे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो स्टार्टिंग में ही बात कर दी। एंड देन फाइनली 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमें मिल जाएंगे। तो ये एक चीज थी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर हमने काफी कुछ बात कर ली फॉस्फोरिक एसिड की। एंड देन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, दिस इज योर टेट्रा मेटाफॉस्फेट या मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको ट्राई वाला भी मिल सकता है। ट्राई वाले में सिंपली ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक चीज देखिए, ध्यान रखिए जरा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन रिंग में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है किसमें, टेट्रा में 8 है। तो अगर मैं ट्राई बनाऊंगा तो कितने होंगे, कोई मुझे बता सकता है रिंग कितने की बनेगी? तो जिसने 6 बोला है मतलब बहुत बढ़िया बेटा। तो मेरी रिंग का सिनेरियो कुछ ये रहेगा, अगर मैं 3 वालों की बात करूं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज माई ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड की मैं बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेटा वर्ड हम जनरली यहाँ पर साइक्लिक वाले होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड के केस में ये सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पर अच्छा, इसके बॉन्ड भी सेटिस्फाई करना है, तो मैं एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा, एक OH लगाऊंगा, 5 हो गए बॉन्ड, हो गए। एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सिनेरियो पूरा हो गया, दैट इज ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर नजर आ चुका होगा। सिमिलरली डाई भी बनता है हमारे पास, वो उतना काम का नहीं है। तो ये हमारी चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। एंड देन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की मैंने बात कर ली एंड उसका स्ट्रक्चर बता दिया, और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में ऑर्थोफॉस्फोरिक की बात कर ली, मेटा की बात कर ली, उसके H+ से रिलेटेड बात कर ली। तो हो ही गया, मुझे लग रहा है सब लगभग लगभग इसका हो ही गया है। हाइपोफॉस्फोरस बता दिया, उनके वो बता दिया। हाँ, तो ये इतना ही मेरे हिसाब से काम का है, बाकी जो होगा वो PYQ वाली वीडियो में देखेंगे, इतना ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है। तो चलिए अब आगे लास्ट वाला टॉपिक है, उसको देख लें, फॉस्फोदीन वाला। उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बोलिए, उसमें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं अच्छे से। सो लेट अस एंड दिस कहानी बाय फॉस्फाजीन। तो फॉस्फाजीन्स को डिस्कस करते हुए इस सिलसिले को करते हैं मुकम्मल। तो सबसे पहले फॉस्फाजीन होते क्या हैं, दे कुड बी साइक्लिक और चेन कंपाउंड्स। दे कुड बी साइक्लिक और चेन कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, फॉस्फोरस तो हो गई, साइक्लिक एंड चेन, और या एंड चेन कंपाउंड्स। इनमें क्या होता है बेसिकली, ऑल्टरनेटिव somewhat like एक phosphorus and then nitrogen, phosphorus nitrogen, so they contain alternating phosphorus and nitrogen atoms, एंड देन इवेंचुअली हमारे पास जो है वो एक दो सब्स्टिट्यूएंट और लगे हुए होते हैं, या 3 भी लगे हो सकते हैं हमारे फॉस्फोरस के ऊपर, डिपेंड करेगा साइक्लिक है या वो है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमारे पास होता है, ये आपको स्ट्रेट चेन भी मिलेंगे, और ये और क्या मिलेंगे, लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्या होता है, ध्यान से देखना है आपको, जनरली ऑल्टरनेटिंग सेट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक और चीज लिख दूं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सेट ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इनका एक और नाम आपको, फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड्स को मैं भूल गया, फॉस्फोनाइट्राइल नाम भूल गया अचानक से, जेडीली में लिखा होगा वहां पे आप देख लीजिएगा। तो फॉस्फोनाइट्राइल शायद बोलते हैं, फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड, अचानक से मैं नाम भूल गया, तो आप देख लीजिएगा प्लीज, भी बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या करनी चाहिए, यहाँ पे बात हम कर लेते हैं इसकी। मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं यहाँ पे, तो साइक्लिक वाला हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर वाला, उसी के बारे में ज्यादा बातचीत करनी है, और बाकी सब तो थोड़ा छोटा मोटा ही डिस्कशन करना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले किस चीज़ की करिए डिस्कशन, आई थिंक लेट अस मूव टुवर्ड्स जो मैं जेडीली की कटआउट लाया। सबसे पहले यहाँ पर हमारी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है, उससे पहले हम साइक्लिक वाले का स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पर ही फिर मेन बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जैसे नॉर्मली बात करी, फॉस्फोरस होगा, फिर साथ में नाइट्रोजन अटैच होगा,
अब इस पर्टिकुलर फॉस्फोरस पर 3 कोई भी अलग ग्रुप हो सकते हैं। सिमिलरली ये नाइट्रोजन किसी भी एक इंसान से या एक एलिमेंट से अटैच होने के चांसेस है। यहाँ पे हमारा P पर R ग्रुप हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। जनरली हम NPCl2 जो क्लोराइड वाला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी उसी का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पहले बना लेते हैं जिस चीज के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज आवर, जिसको हम लिखते हैं NP, ध्यान से देखिएगा, Cl3 होल ट्वाइस। सही लिखा है या थ्राइस लिखा है? थ्राइस आई थिंक, NPCl2 थ्राइस। हाँ, सो बेसिकली है क्या, ध्यान से देखिए, 3 नाइट्रोजन, 3 फॉस्फोरस और 6 क्लोरीन, और ये हमारा साइक्लिक ट्राइमर है जिसके बारे में पूरी कहानी हमें पढ़नी है। मेजरली इसी के अराउंड हमारा डिस्कशन घूमेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, 3 लोग बना दिए। हाँ सर, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिंग लगा लेना क्योंकि मुझे तो कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। ये आ गया, ये आ गया। ना फॉस्फोरस की ही वैलेंसी खाली है तो दोनों के दोनों Cl यहाँ लगाने पड़ेंगे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो एज इट इज रहेगा, देन Cl, ठीक है, ये Cl, ये Cl। तो ये हमारा साइक्लिक ट्राइमर बन गया जो, जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है। सिमिलरली यू गाइस कैन सी, यहाँ पर नाइट्रोजन, हर एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस भी देखने को मिलेगी। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो सकता है, देन ये यहाँ शिफ्ट होगा, एंड देन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन ये वाला बॉन्ड अगेन इस पर आ जाएगा, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो चला जाएगा। तो बेसिकली आपको एक कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी पूरी रिंग में, तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है। एंड आई वुड से वन मोर थिंग जो पता नहीं बुक्स में लिखी हुई है, यानी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि एक तो रेजोनेंस सिंपली बेंजीन में जैसे होती है ना वैसी होगी, ये वाली बेंजीन वाली हो सकती है रेजोनेंस। हाँ, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। नाउ द सेकंड थिंग कुड बी, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डोनेशन भी देखने को मिल सकती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे हो सकता है ये भी आपको बॉन्डिंग देखने को मिले, यहाँ पर ये भी कंट्रीब्यूशन आपको एक मिल सकता है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जब भी नाइट्रोजन ऐसे अटैच होगा तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला सिनेरियो हमेशा पॉसिबल रहेगा। तो ये साइक्लिक वाले की बात कर ली। अब इसकी थोड़ी सी बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं, किस तरीके से बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो एक करी कराई चीज होती है, बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं इन द सेंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा NPCl2 होल थ्राइस है, दैट इज बेसिकली इसी की हम साइक्लिक वाले की हम बात कर रहे हैं, जो ट्राइमर है। ये हमारे पास इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई थी, जैसे कि एक 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में हम इसको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर जो मेन बात है वो बात करूंगा। अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कैन एनीवन टेल नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर एक लोन पेयर, एक पाइबो, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। सिमिलरली फॉस्फोरस को बोलेंगे आप 4 बॉन्ड पेयर हैं तो इट विल बी लाइक sp3 हाइब्रिडाइज। सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर, बिल्कुल रखते हैं। तो वही यहाँ पर बात है, नाइट्रोजन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, एक लोन पेयर है, और कुछ और क्या बताना चाहें, और भी कुछ आप चाहें तो उसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ही हमने बात कर ली, एक इसका लोन पेयर आ गया, एंड देन सब कुछ सही हुआ है, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन की मैं थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करना चाहूंगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ, 5 या 7? सर जी 5 सही लिखा, नहीं यार 7 होता है, क्या बेइज्जती करा रहे हो मेरी, मतलब मैं ही कर रहा हूँ अपनी, खैर फिलहाल तो 1s2 2s2 2p, बोलो भाई 3, बिल्कुल सर। ऐसा आ गया, 3p के आ गए, तीनों लोग या क्या करेंगे आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp2 ऑर्बिटल बना लेंगे सर, बिल्कुल बना लेंगे। इस वाले का क्या होगा सर, बता रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं, बाकी काफी लोग समझ भी गए होंगे क्या होगा। सिमिलरली अगर फॉस्फोरस का सिनेरियो हम देखें, एटॉमिक नंबर 15 इसके जस्ट नीचे, तो मैं डायरेक्टली 3s2 3p3 लिख दूं तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की मैंने क्या बात करी है सर, आपने बात करी है इस पर्टिकुलर इंसान की हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ध्यान से एक चीज को देखिएगा। अब कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि करा दो भाई हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बन गया, बोल सकते हैं बिल्कुल। आया काफियों के दिमाग में, किस किस क्या है जल्दी बताओ, और अपने एक तमाचा मार लेना, ठीक है सर मान लिया। अब हम आते हैं तमाचा मारने के बाद, यहाँ इधर आओ जरा देखो, क्या फॉस्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर है? सर नहीं है। क्या यहाँ लोन पेयर दिख रहा है? सर दिख रहा है। क्या, तो क्या करना है सर, बेटा बात यह है, फॉस्फोरस ने 5 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं नहीं तुम्हारी आंखों के सामने, सर बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या मैं पांचों के पांचों अनपेड करूं? सर बिल्कुल करिए। तो इसका मतलब क्या, मुझे अपना जो ब्रह्मास्त्र है 3D ऑर्बिटल उसको बाहर निकालना पड़ेगा? सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बाहर नहीं सर, वो था तो लिखा हुआ, बस हम उसको लिख नहीं देते। हाँ बेटा वही बात है। तो इसको मिटा के अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्साइटेशन होके हमारे इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। तो अब सर आप फिर से अगेन
सर अब ये क्या होगा सर, ये आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा दी सर, ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या होगा। अब आई होप जिन लोगों को यहाँ पर बात समझ नहीं आई थी अब यहाँ हो सकता है समझ में आ गई हो। द पॉइंट इज कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे विल टेक पार्ट या पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आई होप सो सभी लोग यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा कि किस तरीके का पाई बॉन्ड होता है तो सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है। बोलो समझ आया या सुन। आई होप बहुत आसानी से समझ में आ गया। वो सिंपल बॉन्डिंग है भाई, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो सिमिलरली इसका ऑर्बिटल भी अगर बात करें, दिस इज योर डी एक्स जेड ऑर्बिटल और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल में होता है। थोड़ी सी और फर्दर बात कर सकते हैं तो इसको हम ट्राइफॉस्फाजीन भी बोलते हैं। इसमें हम जो देखेंगे यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो 2 क्लोरीन एटम से अटैच है। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, या फिर 2 नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक से आपके साथ सिग्मा प्लस पाई बना रहा है। ये भी मैं बोल सकता हूँ, किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई में अल्टीमेटली बोल सकता हूँ। देन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है दिस इज फाउंड बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एज वेल एज पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन बोल सकते हैं, क्योंकि और इसका क्लोरीन की भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सो दैट विल बी लाइक 3s2 3p5। तो 3p5 में इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेगा तो आप बोल सकते हैं sp3s यहाँ पे आपके सामने। सिमिलरली ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस सिग्मा बॉन्ड का अगर कोई मुझसे नेचर पूछ ले तो आप बोलेंगे सर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका s फॉस्फोरस का है और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका नाइट्रोजन का है। बिल्कुल सही। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड का नेचर पूछ ले वो तो हमने बात कर ली कि ये कौन बना रहा है, pz और dx5 बना रहा है, सॉरी dxz मुंह से निकल गया। तो आई होप ये सारे के सारे सिनेरियो किसी की ये सारी की सारी चीजें आप आराम से समझ चुके होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं, देखो ध्यान से देखना, एक फॉस्फोरस और एक नाइट्रोजन की मैं बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ। देखो इस वाले बॉन्ड को मैं शो कर रहा हूँ यहाँ से इस वाले हिस्से को, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए फॉस्फोरस का मैंने अभी आपके सामने क्या बोला, क्या क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ध्यान से देखिएगा ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मतलब चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना दिया। अब नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन से पहले क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली मैं एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो ये Cl के सिग्मा बॉन्ड बन गए, साइड हो गए। ठीक है, तो ये आपको मैं डेप्थ में सिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको भी देख के कि हाँ कुछ है तो सीखने लायक इसमें भी। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ 4 बॉन्ड है, अच्छा यहाँ एक नाइट्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर एक और सिग्मा बॉन्ड, वो कौन बनाएगा, एक नाइट्रोजन का मैं बना रहा हूँ। देखो हमारे पास जो वो है इस तरीके से बनेगा, क्या, नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 जो होंगे वो ऐसे बनेंगे। तो यहाँ से अब मैं इसको सलीके से लगा दूं तो ये हमारे नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। अब बोलेंगे बच्चे सर वो क्या हो गया, पाई बॉन्ड बचा है। तो पाई बॉन्ड को हमारे पास जो बेसिकली इसके अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन थोड़ा सा प्लेनैरिटी में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी जो ऑर्बिटल आ रहा होगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, तो थोड़ा सा उस ओरिएंटेशन में गलत हुआ है। बाकी यहाँ पर आप साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सलीके से बना दूं साइड वाइज ओवरलैपिंग ताकि होते हुए नजर आए। तो ये आपके कुछ इस तरीके से आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी। दिस इज योर पाई बॉन्ड लिख देता हूँ यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन है। आई होप आप अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब मैं बना रहा था जब सभी को समझ में आ गया होगा, इससे पहले पहले का सिनेरियो सभी को क्लियर होगा, तो पाई बॉन्ड भी आई होप समझ गए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं का नेचर जानना है। कोई पूछ ले भाई ये सिग्मा बॉन्ड था, क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किन ऑर्बिटल्स की मदद से बना होगा, तो आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये sp3 है और ये p है। सिमिलरली नाइट्रोजन और उसके बीच में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये sp3 है और ये sp2 है। sp2 किसका, नाइट्रोजन का, एंड देन इवेंचुअली उसका। सिमिलरली ये भी क्या है, p है, ये भी क्या है, sp3 है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये sp3 होगा और एक नाइट्रोजन का आपका sp2 आके बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग को हमने डेप्थ में देख लिया। थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको ये फिगर देख के, बताइएगा जरूर कमेंट में कैसा लगा इस फिगर को देख के। जनरली ये शायद ही देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड अब आप बना देंगे, बुक्स वगैरह में आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे फॉस्फोरस का मैं डब्बा नीचे बना दूंगा एक, यहाँ पे 3 वालों को बनाना है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ये ऑर्बिटल मैंने नीचे बना दिया, एक ये आ गया डी ऑर्बिटल वाला इसका, और यहाँ पे एस वाला आ गया। तो फिर यहाँ पे ऐसे दिखा रहे होंगे कुछ, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक ये बना रहा है, 2 हो गए, 3 बना रहा है नाइट्रोजन के साथ। हाँ ये वाला पाई बना लेगा। अब ये वाला क्लोरीन के साथ दिखाना होगा मैं, तो इस तरीके से वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा आप चाहें तो। बाकी आपको मैंने पूरा डिटेल में इतना अच्छे से समझा दिया डायग्राम की मदद से। तो यहाँ साइक्लिक ट्राइमर की हमने बात कर ली। अब आते हैं थोड़ी सी कुछ इनकी रिएक्शन पर। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो क्लोरीन इंसान है, दिस क्लोरीन इज बेसिकली माई रिएक्टिव। तो यहाँ से मैं मिटा के इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ, सिग्मा पाई मिटा देते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन एटम है यहाँ पर, दिस गाय इज रिएक्टिव। तो जब भी रिएक्शन होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम
क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पानी के साथ रिएक्शन करा दूंगा, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ OH OH लग जाए एंड सो ऑन, जो भी रिएक्शन होगी तो वहां पर आपको इस Cl पर फोकस रखना है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर टोटल कितने Cl है हमारे पास, 6। तो मैं जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो 6 न्यूक्लियोफाइल आके क्लोरीन को हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर इंसान से रिएक्शन करी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो वो क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, तो क्लोरीन पर क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा, तो 3 या 6 CH3 यहाँ आ जाएंगे। सिमिलरली 6 के 6 फिनाइल ग्रुप यहाँ आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 6 के 6 OR ग्रुप आ जाएंगे। सिमिलरली SCN नेगेटिव 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर केस में यहाँ पर जो हर सिनेरियो है आपके सामने, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन हटा के, एक बार आपका मैंने क्या लगाया, CH3 लगाया है, एक बार मैंने PS दैट इज C6H6 लगाया, एक बार मैंने OR लगाया है, एक बार मैंने SCN लगाया, एक बार कुछ और भी आपको दे दें तो आपको सिंपल सा क्लोरीन को हटा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कल को कोई और सी रिएक्शन दे दें तो परेशान नहीं होना, ये वो क्या रहा है, सिंपल सा आपको क्या करना है, उसी को लगाना है, किसको, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। क्लोरीन एटम रिएक्टिव है, यहाँ पर ये बता दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन तरह तरह के प्रकार की होती है। देन यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड की हमने बात करी, सिग्मा है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ का आपको जो है वो ये दे रखा है, दैट इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड में आपको पता है इतना डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है। तो ऑब्वियसली हमने देखा है पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस हमेशा हर तरफ हो रही है, तो आपका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा, तो वो कम ही आ रहा है यहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड से कम है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है ना भाई, डबल बॉन्ड या पार्शियल बॉन्ड आप बोलिए। देन बॉन्डिंग की हमने यहाँ पर बात करी है, नॉर कैन इट बी एक्सप्लेन बाय पी पाई बॉन्डिंग, आई थिंक ये पी पाई बॉन्डिंग हो कुछ यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। एंड डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पर सिमिलर टू हो रही है, बाकी इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार। इट हैज बीन सजेस्टेड, यहाँ पे जो है वो Mt3 ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनने के चांस है। अच्छा, यहाँ बात लिखी हुई है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन अ फिल्ड sp2 नाइट्रोजन का ऑर्बिटल एंड द Mt3 ऑर्बिटल, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की भी चांस है। देन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में, जैसे फॉस्फोरस की ऑक्साइड में होती है, यहाँ पर बता दिया इन्होंने। ठीक है, दीज आर ऑब्जेक्शन टू दिस बिकॉज ऑफ द साइज एंड एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, कोई ऐसा काम की बात नहीं है। देन यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में लिखा हुआ, आई थिंक ये सारा का सारा हमारा हो गया। तो ये हमने यहाँ पर काफी कुछ देख लिया था। अब आई थिंक कुछ पर्टिकुलर में रिएक्शन वाले पार्ट की बात कर लूँ इसकी, तो रिएक्शन वाला पार्ट हमारा हाँ थोड़ा सा काम का है। तो मैंने यहाँ पर वो वाली रिएक्शन तो दिखा दी, कौन सी, दैट इज अराइल वगैरह लगा दिया। तो अब कोई कोई लोग प्रिपरेशन पर भी बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे कराते हैं, तो वन मेथड वुड बी, आप 3 मॉलिक्यूल PCl5 के लीजिए, 3 अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, आपको ये तैयार मिल जाएगा। कौन सा, जो हमने पढ़ा है, 3 HCl, सॉरी 9 HCl रिलीज होंगे, तो ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन आ गई। देन सिमिलरली मैं अगर बात करूं और कोई रिएक्शन अगर मुझे करानी हो जो काम की है, सो दैट वुड बी, हाँ अगर मुझे यहाँ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन करानी है तो वो भी हो जाएगा। वो वाली मैंने उसमें नहीं कराई ना, मतलब जेडीली वाली कटआउट में नहीं थी। तो यहाँ पर 6NAF से रिएक्शन कराएंगे, आपको जो है वो क्लोरीन साहब की जगह कौन मिल जाएंगे, फ्लोरीन साहब। सिंपल एज दैट लॉजिक भी आपको क्लियर होगा। एंड देन इवेंचुअली व्हाट वी कैन डिस्कस राइट नाउ, मैंने बता दिया सारे के सारे वो लगा दिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। हाँ, हीटिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। अगर हम इनको हीट करते हैं अराउंड, ऑन हीटिंग अराउंड 150 से 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेसिकली एक आपको चेन ऑफ पॉलीमर मिल जाती है। ये आप बता सकते हैं कि अगर आप इतने उस पर आप हीट करेंगे सो यू विल गेट अ चेन ऑफ पॉलीमर, अगर पूछा जाए। बाकी आई डोंट थिंक कुछ पूछा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट एक दो रिएक्शन इसकी, हाइड्रोलिसिस और अमोनोलिसिस वाली एंड हाँ एक्शन ऑफ एयर वाली, ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बारे में मैं चाहूंगा हम थोड़ा सा अभी अपने डिस्कशन को रख के और समाप्त करें अपने यूनिट को। तो हाइड्रोलिसिस की मैं सिंपल बात करना चाहूंगा। तो हाइड्रोलिसिस में ठीक है, आते हैं, पूरा ही बना दो चलो, पी थोड़ा सा पॉज करके बना दूं ताकि जल्दी बन जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं बहुत सारे बना के आ गया। तो अब देखते हैं, अब मैंने इसमें पानी डाला, तो अल्टीमेटली आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये OH, ये OH, ये OH, ये OH एंड यहाँ ये OH लग जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, काफी लोग सोचेंगे कि पानी लूज हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, हाँ प्रोबेबिलिटी है, बट ये हमने कार्बन के लिए पढ़ा था ना, तो ये कार्बन नहीं है फिलहाल। तो क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये रख सकता है इन दोनों लोगों को एक साथ, तो ये रख लेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर आपका टॉटोमराइजेशन होगा। ये आपको पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। और मैं नेक्स्ट पेज पर आपको फाइनल स्ट्रक्चर दिखा दूं, तो यहाँ पर यार एक पाई बॉन्ड को बिठाना पड़ेगा, तो आई थिंक यही बना लूं। तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, या फिर एक स्ट्रक्चर में बना दूं, पी एन एन पी एन पी। अल्टीमेटली आपके सामने ये स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ डबल ओ एच और ये आ चुका होगा। तो ये हाइड्रोलिसिस का एक्शन हुआ है, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, कोई डरने की बात नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, सिंपल भाई टॉटोमराइजेशन हुआ है। यहाँ पर आपको पता है ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका उड़ के यहाँ चला गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ के पास। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो यहाँ आप इसको बोलते हैं, बेसिकली ये बोलते हैं आइसोमेरिक चेंज हो गया, तो जिसको हम टॉटोमराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ आप आइसोमेरिक चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका नाम अगर बताएं तो ट्राइमेटाफॉस्फामिक एसिड, इसके नाम की मैं बात करने जा रहा हूँ। दिस इज योर ट्राई मेटा फॉस्फेमिक acid, and this guy is your tri meta imido phosphoric acid। तो ये हमने पानी का एक्शन फिलहाल देख लिया। नाउ फर्दर अब मैं जिसका एक्शन दिखाने जा रहा हूं, दैट आई वांट कि मैं अमोनिया का एक्शन दिखा दूं। तो भाई अमोनिया के एक्शन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंसान की रिएक्शन अब मैं कराने जा रहा हूं 6 मोल अमोनिया से या एक्सेस ऑफ अमोनिया से। तो आप सभी को इतनी क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर NH2 लग जाने चाहिए। सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे? बिल्कुल रखते हैं सर, बिल्कुल रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे सर, ये बात है ना सर, आपने गलत लिया यहाँ, सॉरी। तो यहाँ पर NH2 यहाँ का पाई बॉन्ड किसने गायब करा? गायब हो गया ना पाई बॉन्ड, पीछे भी गायब है क्या? अच्छा यहाँ भी गायब है, सॉरी बता नहीं रहा यार। देखो आराम से वीडियो देख रहा हूँ, ये नहीं कि बता दो भाई को। आ जाओ। तो यहाँ पर NH2 एंड देन NH2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सॉर्ट ऑफ हमारे पास नॉट आइसोमेरिक चेंज, बट यहाँ क्या होता है, हमारा एक अमोनिया मॉलिक्यूल ही चला जाता है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे आपको लग रहा था कि उस इन दैट केस, दैट इज OH वाले केस में आपको हो सकता, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर हो जाता है। पर यहाँ पे आपको ये NH देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर आपको ये डबल बॉन्ड NH देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड NH देखने को मिलेगा। एंड इस प्रोडक्ट का नाम होता है फॉस्फेम या फॉस्फाम, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके 3 अमोनिया ने साथ छोड़ दिया, 3 अमोनिया लॉस हो चुके, 3 - 3 NH2, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने काफी कुछ सिनेरियो देख लिया, ये हो गया, सब कुछ बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ इवेंचुअली, यहाँ पर अमोनिया आया, एक अमोनिया ने अटैक करा, एंड देन अपना H+ अल्टीमेटली लूज करना पड़ा, वो क्यों NH बचा है। और ये अमोनिया तभी बनेगा क्योंकि जब वो बचा हुआ जो H+ है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारी रिएक्शन हुई ना। हाँ, एक चीज जो सिंगल चेन पॉलीमर के साथ रिएक्शन हमारी देखने को मिलती है विद वाटर के साथ। हाँ, वाटर वाला हमारा नहीं, वाटर नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन का था वो। हाँ, तो जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पर, जैसे ये बड़ा सा पॉलीमर है, ये Cl, फिर P, फिर डबल बॉन्ड N, यहाँ Cl, देन P, यहाँ Cl, ये जा रहा होगा, यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी Cl होगा। इसी के मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ जस्ट ऐसे। सो यहाँ पर क्या होगा, जब हम रिएक्शन कराएंगे बेसिकली, क्या बोलते हैं, जब ये पॉलीमर जो है, इनको हम सिंगल स्ट्रेट चेन वाले जो पॉलीमर है, इनको हम स्टोर कर देते हैं एयर में, तो दे बिकम ब्रिटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पहले मैं दिखा दूं बनेगा क्या। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपका एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन लग जाता है। फिर थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देंगे, जो ये यहाँ पर लग जाता है, एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो हमारा सिंपल सा सिंगल स्ट्रेट चेन पॉलीमर था, व्हेन दीज आर स्टोर्ड इन एयर, जब हम इनको एयर वगैरह में रख देते हैं, मतलब ऐसे खुला छोड़ देते हैं, दे बिकम ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो टूटने के बाद चूरा चूरा हो जाता है। तो थोड़ी सी हार्ड तो नहीं बोलूंगा, बट इनका कुछ जो भी नेचर होगा उससे चेंज ही होगा कुछ। अब मुझे नहीं पता क्या नेचर होता है इनका। सो वाई दिस इज ड्यू टू एक्शन ऑफ H2O या मॉइस्चर, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऑक्सीजन ब्रिज हो रहा है, और दो जो मॉलिक्यूल्स है, जो दो पहले अलग अलग हुआ करते थे किसी जमाने में, मतलब एयर में रखने से पहले, अब वो दोनों एक हो गए। तो पहले ये दो अलग अलग लोग थे,
अब ये बिकॉज ऑफ द एयर की प्रेजेंस में आपके सामने ही आ गए। तो आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। आई थिंक इतना ही रखते हैं अपना डिस्कशन, इसी के अबाउट घूमेंगे जो है शायद आई थिंक इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह या इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान रखिएगा। चांसेस है कि इससे सवाल आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। बाकी देखते हैं पीवाईक्यू वाली वीडियोस में, उसमें अपना देंगे। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो आया हुआ है इससे रिलेटेड, तो इन्हीं कुछ चीज़ों से सवाल आया हुआ है। बाकी आप बताइए अगर कुछ छूट गया तो। आई थिंक इतना ही है हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था आज के हमारे यूनिट में। मिलेंगे बहुत जल्द ग्रेवियोमेट्री के साथ। वीडियोस को शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपने काम करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।